हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडियन नेशनलिज्म के साथ जो एसोसिएटेड जो लिंक है इस चैप्टर की डिस्कशन को बात करते हैं हम लोग आगे की कहानी की। स्ट्रॉन्ग आर्म डिप्लोमेसी ऑफ जापान। जापान की कहानी दोस्तों हमने ये देखी थी कि जापान बीइंग अ स्मॉल कंट्री ऑफ एशिया, उसने कैसे बड़ी सारी यूरोपियन पावर्स को युद्ध में हराया, ठीक है, और कैसे उसने चाइना के बड़े सारे रीजन्स के ऊपर कब्ज़ा करा, उसने रशिया से युद्ध लड़ा। रूसो जापानीज़ वॉर में रशिया ने अंडर एस्टिमेट करी थी जापान की पावर, लेकिन कैसे जापान ने रशिया को आराम से खदेड़ फेंका और पोर्ट आर्थर के ऊपर उसने कब्ज़ा कर लिया था। एंड आफ्टर दिस जापान एंटर द सर्कल ऑफ द ग्रेट पावर्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग आर्म डिप्लोमेसी ऑफ जापान की, ठीक है। 1905 के बाद जापान जो है, जापान ने कोरिया की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना ली, ठीक है। मैंने आपको लास्ट चीज़ ये भी बताई थी, एक बार के लिए अगर मैं रिकॉल करवाऊँ इस टॉपिक को, इसलिए मैंने दोबारा उठाया है। जापानीज डिप्लोमेट का असैसिनेशन हुआ था, याद है, और जापान ने इसी को एक एक्सक्यूज़ बनाया था कोरिया के ऊपर एनेक्सेशन करने के लिए, है ना। चाइना में ऑलरेडी उथल पुथल चल रही थी, मंचू डायनेस्टी जो थी उसका फॉल आउट हो गया था 1912 के अंदर, और जापान को एक और अपॉर्चुनिटी मिली कि वो चाइना के बड़े सारे हिस्सों में जाकर अपना कब्जा अपना मतलब कब्जा कर सकता है। जापान ने उसके बाद जर्मनी ने जो शांतुंग एरिया जो कब्जा कर रखा था चाइना के अंदर, उसको मांगा वापस कि हमें ये दे दो। एंड उसने ये भी बोला कि सारे की सारी पावर्स, मेरा जो राइट है मंचूरिया के ऊपर, उसको रिकॉग्नाइज करें। अब बेसिकली चाइना और यूरोपियन पावर्स जापान से नाराज़ बैठे थे, खफा बैठे थे, और उनको गुस्सा आ रहा था जापान की इस हरकतों के ऊपर, इन सारी हरकतों के ऊपर, कि इतनी छोटी सी कंट्री इतनी जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कैसे कर पा रही है। तो हम बात करते हैं अब कॉलोनाइजेशन एंड इट्स फॉल आउट के बारे में। 1876 में लगभग सिर्फ 10% ही जो हिस्सा था अफ्रीका का, ये यूरोपियन कंट्रोल के अंदर आता था। 1876 की बात हो रही है, लेकिन साल 1900 तक आते आते प्रैक्टिकली जो पूरा का पूरा अफ्रीका था, इट वॉज कॉलोनाइज्ड। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे अमंग्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, कौन से कॉन्टिनेंट की कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया जल्दी हो गई थी और पूरी तरीके से हो गई थी, 100% कवरेज हो गई थी, एशिया और अफ्रीका में से नंबर 1 पर आप किसको रखोगे? अफ्रीका। ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम ने पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को आपस में डिवाइड कर लिया था। इक्के दुक्के कुछ हिस्से जो बच गए थे, कुछ एरियाज जो बच गए थे, वो जर्मनी और इटली ने आपस में बंटवारा कर लिया था। ये लोग एक ही आइडियोलॉजी पे चलते थे। किस आइडियोलॉजी पे? यूरोपियन पावर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। उनका एक ही मकसद होता था, जब वो लोग ऐसे डिवीज़न करते थे, विभाजन करते थे अलग अलग कॉन्टिनेंट का। अफ्रीका को तो बाकायदा दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैप जो था अफ्रीका का, उसको स्केल से डिवाइड करा था और ऐसे करके इससे बांटे थे। इसलिए अगर मैं आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का 1 मिनट के लिए मैप दिखाऊं ज़रा, आप ज़रा इसके रीजन्स को देखो, इसकी बाउंड्रीज़ को देखो। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी कंट्री की जो बाउंड्रीज़ हैं किसी और उसके अलग अलग एक कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज़ हैं वो बिल्कुल ऐसी सीधी हो, हॉरिजॉन्टल बनी हो, वर्टिकल बनी हो, कि कभी कभार कहाँ से घूमकर जा भी रही हो, तो वो हिस्सा ऐसे कैसे हो सकता है? देखो ये वैली की तरह हिस्सा बन रखा है, ये देखो माली की लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है, बिल्कुल मोराटीना के बगल में। वेस्टर्न सहारा देखो जिगजैग पैटर्न एक सीढ़ियों की तरह बना रहा है। अल्जीरिया पूरी तरीके से एक एल शेप बना रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों वो ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ था, यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका के मैप को बेसिकली स्केल पर रखकर डिवाइड करा था और आपस में बांट लिया था, ठीक है। अब इनकी आइडियोलॉजी के बारे में मैं आपको बता रहा था। इनका सिंपल सा मकसद यही होता था, जब इन्होंने कॉलोनीज बनाना अपनी शुरू करी, ये एक ही आइडियोलॉजी पे बात करते थे कि केक कटेगा सब में बटेगा।
अब सब में बटेगा, यानी कि कौन, यूरोपियन पावर्स के अंदर बटेगा। और केक कहाँ का है, एशिया और अफ्रीका को, एशिया और अफ्रीका की बड़ी सारी कंट्रीज को गुलाम बनाने का केक है। ठीक है। ब्रिटेन में फ्रांस, रशिया और जर्मनी, इन्होंने भी चाइना के अंदर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करी थी। चाइना के बड़े सारे रीजन्स के ऊपर इन्होंने कब्जा करा था। आपको रिकॉल करवाने के लिए एक फैक्ट, जर्मनी ने शांतुंग एरिया के ऊपर कब्जा करा था और उसके बाद चाइना ने वही एरिया डिमांड करा था कि ये एरिया हमें वापस दो। बताया ना अभी मैंने आपको इसके बारे में। जापान टुक ओवर कोरिया एंड ताइवान। फ्रांस ने इंडो चाइना को कब्जा करा, इंडो चाइना के ऊपर कब्जा करा। ठीक है। यूएस टुक द फिलीपींस फ्रॉम स्पेन एंड ब्रिटेन एंड रशिया एग्रीड टू पार्टीशन ईरान। यानी कि अफ्रीका से होते हुए ये जो कॉलोनीज बनाने की जो आगे कहां तक फैल गई, एशिया तक। ठीक है। पहले जो प्रयास थे यूरोपियंस के कि वो बड़ी सारी कॉलोनीज बनाना चाहते हैं अफ्रीका में, ऐसा नहीं था कि ये प्रोसेस बहुत इजी था। यहां पर जो उनको कीमत चुकानी पड़ी वो इस फॉर्म में चुकानी पड़ी, जिस एरिया में उन्होंने कॉलोनी बनाने का सोचा, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बड़ी सारी कंट्रीज के अंदर, वहां पर उनको युद्ध लड़ना पड़ा। कंट्रीज इनके खिलाफ खड़ी हुई एंड बहुत सारे लोगों का, इनके सैनिकों का एज वेल एज इंडिजिनस लोगों का खून बहा। जैसे फ्रेंच फोर्सेस को काफ़ी लंबे समय तक युद्ध लड़ना पड़ा अल्जीरिया और सेनेगल को कॉन्कर करने के लिए। अभी दोनों कंट्रीज कहाँ पर हैं, अफ्रीका के अंदर। ब्रिटिश जो है इट लॉस टू द ज़्यूलस एंड टू द सुडानीज आर्मी। इटालियन आर्मी जो थी इसको धूल खानी पड़ी एट द हैंड्स ऑफ इथोपियन आर्मी एट एडोवा। यानी कि इतना आसान भी नहीं था इस पर कब्जा करना, लेकिन धीरे धीरे करते करते, क्योंकि अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ हैं उनके पास वो इतने सक्षम नहीं थे कि अपने आप को डिफेंड कर सके काफ़ी लंबे समय तक। और इनको पता था यूरोपियन पावर्स को कि अगर वो सामने हमारे खड़े भी हो रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए, एक समय से ज़्यादा वो टिक नहीं सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि उनके पास जब ये हथियार ख़त्म हो जाएंगे, हथियारों की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, या हम उनसे लड़ते लड़ते उनका जज्बा जब ख़त्म कर देंगे, अल्टीमेटली हम उनको कॉलोनी बना ही लेंगे। और यही हुआ, जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया। 1876 से लेकर 1900 तक की जो जर्नी थी, पहले 10% हिस्सा जो अफ्रीका का आता था यूरोपियन पावर्स के अंतर्गत इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी, वो पूरे का पूरा हिस्सा कॉलोनाइज हो गया। इस मैप को अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, जो कलरफुल मैप है आपके सामने वर्ल्ड वॉर 1 का, इसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले स्टार्ट कर लेते हैं एक बारी वर्ल्ड वॉर 1, उसके बाद दिखाता हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 के पीछे कॉजेस, उसका कोर्स ऑफ इवेंट और आउटकम क्या हुआ है, अब इसको समझते हैं। ठीक है। काफ़ी सालों के बाद आपके जीवन में टॉपिक आ रहा है, आप लोगों ने इसको 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग अब देख रहे होगे इसे, जब आप में से किसी के पास जिनके पास हिस्ट्री नहीं रही होगी उसके बाद तो। और वैसे भी हिस्ट्री अगर उसके बाद आई भी हो, 11th 12th के अंदर कोई डिस्कशन नहीं होती हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर या कोई भी बुक के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 की। ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के कॉजेस। अब क्या हुआ था, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो यूरोपियन नेशंस थे ना, उनके बीच में मैंने आपको ये तो बताया कि एक होड़ मच रही थी, एक रेस मच रही थी उनके अंदर कि हमें अलग अलग एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ को कॉलोनी बनाना है। अब बड़ी सारी कॉमन यूरोपियन पावर्स को श्रेय ये लगा कि हम कैसे ना कैसे करके इनके ऊपर कब्ज़ा कर लें, इसमें हमारा लॉस है। हो सकता है तुमने जिस कंट्री के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है और जिस कंट्री के ऊपर हमने कब्ज़ा कर रखा है वो रिसोर्सेज की पूर्ति हो ना पाए उससे, और उसके लिए फिर मेरी नज़र तुम्हारे रिसोर्सेज पे हो और तुम्हारी नज़र मेरे रिसोर्सेज पे हो।
तो बेटर ये है, अगर हम लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं तो क्यों ना एक अलायंस बना ले, क्यों ना एक ग्रुप बना ले और मिलकर कब्जा करते हैं। अब लाइक माइंडेड कंट्रीज का ये पूरा का पूरा अशप्रीत आशमा खेल था, ठीक है, कि जिन कंट्रीज के इंटरेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के कॉलोनियल पावर्स के इंटरेस्ट मैच कर रहे थे, उन्होंने अपनी क्या करी, ग्रुपिंग बना ली। और ग्रुपिंग बनाने के बाद वो दूसरे ग्रुप से भिड़ने लगे। अब एक ग्रुप को ये लगने लगा कि दूसरे ग्रुप के सारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करने का एक ही तरीका है, उनको हराना। कॉलोनीज को एक्सपेंड करने की होड़ के चक्कर में, उस रेस के चक्कर में ये आपस में भिड़ बैठे। जब ये आपस में भिड़ बैठे, ये लड़ाई इतनी ज्यादा हायर लेवल पर जाते जाते उत्तेजित हो जाएगी, इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी कि ये एक यूरोपियन धरती के ऊपर, यूरोप की धरती के ऊपर होने वाले छोटे छोटे युद्ध जो होंगे, वो सारी घटनाक्रम एक चेन ऑफ इवेंट्स बनते बनते एक रूप ले लेगा 1914 के अंदर विश्व युद्ध का, वर्ल्ड वॉर का। अब लेकिन वर्ल्ड वॉर को वर्ल्ड वॉर बनने के लिए एक इवेंट तो चाहिए ना प्रवोक करने के लिए। किसी ना किसी को तो ये आग लगानी पड़ेगी ना कि चलो लेट्स स्टार्ट विश्व युद्ध। जैसा कि आपको पता है, जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के अंदर पर्ल हार्बर पे अटैक कर रहा था अमेरिका के, ये सोचते हुए अरे यार मैं तो जिसके ऊपर भी अटैक करता हूं वो कंट्री तो घुटने टेक ही देती है। और यूएसए मान नहीं रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आने के लिए। यूएसए कह रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, हमारे इकोनॉमी जो है जीडीपी सफ़र कर रही है, हम अपनी लोगों की वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए काम करना चाहते हैं, दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना चाहते हैं। जापान को लगा यूएसए की हालत ख़राब हो रही है, यूएसए की फट रही है, इसलिए डर कर बैठा हुआ है। ओवर एम्बिशियस बनते हुए जापान ने उसके पल्हार पर अटैक कर दिया। बाद में आप परिणाम जानते ही हो, यूएसए एंटर हुआ, हफ्ता भी नहीं बीता होगा, 6 और 9 अगस्त 1945 इवेंट हुआ और जापान आधा गायब, जापान तबाह, हिरोशिमा नागासाकी। जैसे कि आप ऊपर देखो, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आर्म डिप्लोमेसी का जो मैंने टॉपिक करवाया श्रेया, उसके अंदर मैंने क्या बताया, 1905 के बाद जापान ने कोरिया की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी जो संभाला, तो जापान के एक प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट का, एक दिग्गज नेता का मर्डर हो गया था, असैसिनेशन हो गया था। और जापान ने ये आरोप लगाया कि कोरिया ने, साउथ कोरिया ने करा ये, मतलब हिस्सा एक्चुअली उस टाइम पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बोला नहीं जाता था, जो डायनेस्टी थी वहाँ पर वो साउथ कोरिया में बैठती थी, लेकिन अब छोड़ो, आप इस चीज़ को मत पकड़ो, आप कोरिया को ही पकड़ो। वहाँ पर जाके उन्होंने कोरिया के ऊपर कब्जा कर लिया, ये कहकर कि तुमने असैसिनेशन करवाई, तुमने इस चीज़ को अंजाम दिया घटना को। अब पाकिस्तान को भी तो 1971 के अंदर एक ऐसा मौका ही तो लग रहा था ना ठकुराइन, कि बांग्लादेश के रेफ्यूजीज को इंडिया ने पनाह दी है, इस चीज़ का ब्लेम लगाकर इंडिया के ऊपर मैं एक युद्ध कर देता हूँ। पाकिस्तान की पर क्यों निकल आए थे इस टाइम पर, क्योंकि उसको लग रहा था कि ट्रिपल एक्सेस अलायंस बन गई है मेरी अब तो यूएसए और चाइना के साथ, अब इंडिया क्या ही कर पाएगा। लेकिन वो भूल गया कि हमारा एक अच्छा दोस्त है इंटरनेशनल रिलेशंस में, रशिया। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करी इंडिया ने और अपने आप को बचा लिया। अब हम इस घटना को पूरी तरीके से जानते हैं। मैंने जितना इंट्रोडक्शन देना था मैंने आपको बता दिया। यूरोपियन अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस, मतलब ग्रुप्स बनेंगे और वो ग्रुप्स इसलिए बनेंगे किसी और ग्रुप को काउंटर करने के लिए। शुरुआत करते हैं आराम से साल 1900 की। सारे घटना को आराम से समाते चलना अपने दिमाग के अंदर, और 1914 तक जैसे ही पहुंच जाओगे तब तो आपको पता लगी जाएगा कि विश्व शुरू हो गया। क्योंकि ये चेन ऑफ इवेंट्स आपको मेंस में लिखने को आ सकते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 1 का पार्ट है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। साल 1900 में जो 5 बड़ी यूरोपियन पावर्स थी, इन्होंने अपने 2 ग्रुप बनाए थे। ये तो हालांकि विश्व युद्ध 1 है। जो दूसरा विश्व युद्ध था श्रेया, गौरव, उसके अंदर आपको भी पता है
दो ग्रुप्स बने थे, एलीड पावर और एक्सेस पावर। कोल्ड वॉर वाली सीरीज के अंदर जो क्लास 12 की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, मैंने काफ़ी डिटेल में ये वाली चीज़ बताई है आपको, है ना। वो कहानी मैंने हिरोशिमा नागासाकी के बाद में शुरू करवाता हूँ, और आपको भी पता है कि उसके अंदर मैं पूरा का पूरा बताता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था, दो ग्रुप बने थे, एलीड और एक्सेस पावर। अब अर्शप्रीत, आप उससे इतने सालों से पूछते हुए आते थे, है ना, कि सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर फिर ऐसा कौन सा ग्रुप था। आज वो इवेंट आपके सामने जिसमें आप ये जान सकते हो कि जैसे एलीड और एक्सेस पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे, तो एक्सेस पावर के अंदर कौन कौन था? जर्मनी, इटली और जापान, या राइट। और एलीड पावर के अंदर कौन कौन था? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, ये इसका पार्ट था। अब आप कहोगे सर यूएसए और यूएसएसआर को आप एलईडी पावर में साथ में काउंट कर रहे हो। अरे हाँ भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ये सब साथ में मिलकर काम करते थे। बाद में इनकी भिड़प हो गई कि इनमें से सुपर पावर कौन बनेगा दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तब जाकर वर्ल्ड वॉर न रहकर वो कोल्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट हो गया, राइट। समझ गए आप ये वाली चीज़। अब मैं आपको एक छोटा सा घटनाक्रम बता देता हूँ, हालांकि अगला चैप्टर हमारा वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड ही है, लेकिन बात अगर करें हम लोग श्रेया कि जो ये एक्सिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, जर्मनी, इटली, जापान, कोल्ड वॉर वाली सीरीज को एक बार रिकॉल कर लेते हैं ज़रा फटाफट, जो मैंने उधर इंट्रोडक्शन दिया था। जर्मनी के अंदर हिटलर था। हिटलर ज्यूस को मारता था, और मौत कैसी हुई? ज्यू ही लड़की से प्यार करता था, वो उसकी वाइफ थी। गोलियों की रासलीला रामलीला मूवी की तरह या इश्क-ज़ादे मूवी की तरह दोनों आमने सामने दूसरे को गोली मारते हैं। मीन कैंप, जो उसकी बुक है हिटलर की, अमेजन पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो उसको। मीन कैंप मतलब एक ये जो वर्ड है ना, मीन कैंप, मतलब ये जर्मन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। इसकी ट्रांसलेशन होती है मी टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एज अ हिटलर, ठीक है, मीन कैंप कहते हैं इसको। उसके अंदर हिटलर ने बताया था आखिरी अपने चिट्ठों के अंदर, जो कि उसने एक जिस चेंबर के अंदर वो लास्ट में लॉक था और उसको पता था कि जूजफ उसको मारने आ रहे हैं, तो जब वो गोली तानता है अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, तब अब ये कोई कहानी के तौर पर मैं कोई मज़े लेने के लिए नहीं बता रहा हूँ, सच में घटना ऐसी हुई थी तो हुई थी भाई, वो भी बंदा ही था, कोई अवतार थोड़ी ना था, किसी चीज़ को एंजल थोड़ी ना था। अब उसकी मौत ऐसी हुई थी रोमांटिक वे में तो हुई थी, क्या करें। अब क्या था कि इसने ज़िंदगी भर जियो को मारा, लेकिन कहते हैं कि मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये अपनी बंदी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठा पाया क्योंकि मोहब्बत इसकी कमज़ोरी थी। एलूराफोबिया था बंदे को, बिल्ली को जैसे देख लेता था तो पैंट में इसकी टॉयलेट छूट जाती थी, और इसने इसका जिक्र जीते जी तो कभी नहीं करा। एंड ही वॉज अ मैन विद वन बॉल, ऐसा कहा जाता है। इसका एक ही टेस्टिकल था। ये भी इसने अपने मरने के बाद अपना जिक्र करा इन सब चीज़ों में। मीन कैंप क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है वो, किस लिए मैं आपको ये सब बता पा रहा हूँ। तो लास्ट में जब ये उसमें बंद होता है तो दोनों गोली तान लेते हैं और कहते हैं 3, 2, 1 पे हम एक दूसरे की तरफ शूट करेंगे। बंदी के शूट करने से पहले उसको शूट कर देता है और उसके माथे पे किस करके फिर अपने आप को गोली मार देता है। और उसने खत में ये लिखा था कि सॉरी, लेकिन मैं किसी जीव के हाथों नहीं मरना चाहता था। मतलब ये उसकी नफरत नहीं है, लेकिन जो उसका मकसद था जीते जी वो उसको पूरा कर पाया, लेकिन सुसाइड करता है एक्चुअली हिटलर, ठीक है। तो जर्मनी की तो कहानी हिटलर की मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई, उसने अपने आप को गोली मार ली। हिटलर का भी बाप, जिसके बारे में जिक्र होता नहीं है, आपको लगता है कि हिटलर सबसे क्रूअल सबसे क्रूअल लीडर रहा है, शासक रहा है जर्मनी का, तो ये आप गलत सोचते हो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। हिटलर का भी बाप जो था, हिटलर कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता था, मैं PSIR में पढ़ाऊंगा आपको, नाजिज्म। और उसका सिंबल था, श्रेय आपने सुना होगा बचपन में, उल्टा स्वास्तिक जैसे हम बनाते हैं ना, जैसे दिवाली पर शुभ लाभ बनाकर बीच में स्वास्तिक बनाते हैं, उल्टा स्वास्तिक दहलीज पर बनाते हैं। हम रंगोली बनाते हैं गौरव जब अपने किसी ओकेशन पर, अभी जैसे गणपति जी आएंगे या जन्माष्टमी होएगी, तो बहुत सारी जगह पर आप लोगों के घर में, मेरे घर में, आप जैसा मतलब जिस भी ओकेशन पे आप लोग बनाना चाहो, हम स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक तो आई थिंक आप लोग जानते ही हो, उल्टा स्वास्तिक इसकी पार्टी का सिंबल था, है ना। तो इसका भी जो बाप था ना, वो था इटली का लीडर बेनिटो मुसोलिनी। वो आइडियोलॉजी जो फॉलो करता था, उस आइडियोलॉजी को कहते हैं फासिज्म, FASCISM, FAS लिख देता हूँ, FASCISM, फासिज्म, ठीक है। फासिज्म नाजिज्म की भी आइडियोलॉजी, मतलब ये बाप है,
सोशलिज्म से ऊपर आता है कम्युनिज्म, कम्युनिज्म से ऊपर आता है नाजिज्म, नाजिज्म का भी जो बाप है वो है फासिज्म। बेनिटो मुसोलिनी इतना क्रूर राजा था, इतना क्रूर राजा था, जनता ने त्रस्त होकर साहब ने इसको घेर लिया था, ठीक है, और इसको मारा था। उन्होंने देखा था कि जो होगा देखा जाएगा। ये एक दिन निकला था घर से बाहर अपने बीवी बच्चों के साथ और इसको पकड़ लिया। यही हाल एक कंट्री थी, मुझे याद नहीं कि ईरान में ऐसा हुआ था, इराक में ऐसा हुआ था, पता नहीं कौन सी कंट्री के साथ हुआ था। अभी रिसेंट की बात है, अभी इसी ये 2000 जो ये था ना 10 से लेकर 20 तक जो चला है, इसमें कितनी साल की बात है, 2013 14 12 की बात है। आपने एक नाम सुना होगा एक लीडर का, गद्दाफी। ये क्रूर राजा में से काउंट होते हैं, जैसे सद्दाम हुसैन, उसका तो खेल ही खत्म कर दिया था अमेरिका ने। गद्दाफी, मोहम्मद गद्दाफी। अब ऐसे ये था बेनिटो मुसोलिनी, इसको जनता ने पकड़ा और खंबे से लटकाकर 450 वोल्ट के झटके दिए तारों से, इलेक्ट्रिक करंट। अब मेरे को वोट नहीं पता, बस मैंने बोल दिया कि कितने वोट के झटके दिए, वो तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन बिजली से झटके दिए थे और खंबे पे इसको लटका के रखा था और चील कौओं ने इसकी लाश को खाया था। और इतना क्रूर राजा था कि जनता ने ही मार दिया था इसे। बेनिटो मुसोलिनी की कहानी यहाँ खत्म। बचा जापान। पूरा वर्ल्ड वॉर इनके फेवर में आ रहा था। बस वो कहते हैं ना कि शनि की जब 7.5 लगती है तो अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती है। एक्सेस पावर जीत रहे थे, जर्मनी, इटली, जापान। तो हिटलर की कहानी जर्मनी की कहानी हिटलर के साथ ख़त्म, और इटली की कहानी बेनिटो मुसोलिनी के साथ ख़त्म। बचा कौन? जापान। जापान के अंदर एम्परर हुआ करते थे, ठीक है। जापान से गलती यही हुई कि पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर दिया, ज़्यादा उत्तेजना के अंदर, ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट के अंदर, एंथुसियाज्म के अंदर, और जापान ठुक गया अच्छी तरीके से। जब हिरोशिमा नागासाकी में यूएसए छोटा बच्चा और मोटा बच्चा लॉन्च कर देता है, जो कि कोड नेम था बॉम्ब का, लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है। छोटा बच्चा मोटा बच्चा कह के मतलब मैं उसको डिनोट करता हूँ। यहाँ पर हो गया वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म, और उसके साथ एक्सिस पावर का जो ग्रुप था वो ख़त्म। एलीड पावर जिसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, रशिया मुझे बोलना नहीं चाहिए, यूएसएसआर, जो ये शामिल थे, इन्होंने ये विनर्स मतलब हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। अब आप कहोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में तो बताता हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया जा रहे हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अगर मैं ये जो आपको कहानी बता रहा हूँ ना, ये जो मैंने आपको ग्रुप से अब गिनवा दी है, इससे आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। जानबूझकर मैंने आपके दिमाग के साथ खेला है, पता क्यों? ताकि आप ना अभी थोड़ी देर के बाद ना रिलेट कर पाओगे, अच्छा यही ग्रुप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी थे, अच्छा ये कंट्री इसके साथ नहीं थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये दूसरे वाले के साथ थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ गई थी इसके साथ। मैं इसलिए एनालिसिस करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपके मेंस के अंदर ना आप लंबे लंबे स्टेटमेंट लिखोगे। अब आप इसी चीज़ के ऊपर कंफ्यूज होकर बैठे हो उल्लू के पट्टों की तरह या पट्टियों की तरह के यार कंट्री कौन सी थी, यार ये ग्रुप कौन सा था, इस ग्रुप के अंदर ये कंट्री आती थी कि नहीं आती थी, मैं लिख दूँ कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा आंसर। तो फिर तो यार वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है ना। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको पता होना चाहिए सब कुछ, यार मेमोरी कभी कभार फॉल्टर कर जाती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको उस पर अपना एक विश्वास तो होना चाहिए ना, आपको एक कंठस्थ नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि भाई इस चीज़ को तो नहीं भूल सकता यार मैं, है ना, या फिर नहीं भूल सकती। खैर छोड़ो उन बातों को, लेकिन मैं आपको दोबारा एक चीज़ बताता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ये जो एलीड पावर का जो ग्रुप था, जब ये विनर इमर्ज हुआ तो इसके साथ ही क्या हुआ कि यहाँ पर सारी कंट्रीज़ ने अब ये मान लिया था सीरिया कि अब तो ना अपने अपने उस पर फोकस करते हैं, डेवलपमेंट में बहुत हो गया, 2 वर्ल्ड वॉर लड़के भाई इकोनॉमी ठुक गई है, पूरी तरीके से पेल दी गई है, अब हमें अपने अपने पे फोकस करना है। रशिया को, अगेन आई एम सॉरी, यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर को एक चीज़ पता लगी कि हमारा जो एलीट ग्रुप था उसके अंदर मुझे छोड़ के हर कोई जानता था लिटिल बॉय और फैट मैन यूएसए गिराने वाला है जापान के ऊपर, तो मुझे इस चीज़ से अनजान क्यों रखा गया। रशिया बहुत सवाल जवाब करता है, ब्रिटेन के पास जाता है, फ्रांस के पास जाता है, वो कहता है छोड़ो ना यार हम जीत गए, हमारा ग्रुप तुम्हें क्या लेना देना, नहीं बताया होगा, ऐसे नहीं करा होगा। लेकिन यूएसएसआर के दिमाग से वो वाली बात जाती नहीं है कि मुझे क्यों नहीं बताया गया। तब यूएसएसआर को समझ में आता है कि अमेरिका ने साइलेंटली मुझे हिंट करने की कोशिश करी है कि बेटा दुनिया में अब हम सारे तो जीत गए, हमारा ग्रुप तो जीत गए, इस ग्रुप में से जो बाप है जो दुनिया को लीड करेगा वो मैं करूंगा। यूएसएसआर कहता तेरी माँ की, तूने ऐसा कहता सोचे कि दुनिया को तू चलाएगा, मैं भी कम नहीं हूं, मैं क्यों तेरी गुलामी करूं, मैं भी अपने आप को तेरे से कम नहीं समझता,
ये दोनों एक दूसरे को हिंट दे रहे थे। तो अमेरिका ने कहा आजा हो जाए 1-1, उन्होंने कहा हो जाए। बॉक्सिंग रिंग का नाम क्या होगा? क्यूबा। तो पहला घटनाक्रम जहां पर डायरेक्टली समझ में आता है कि हाँ दोनों एक दूसरे से शीत युद्ध, ठंडा युद्ध लड़ रहे थे, जो कि तीसरे विश्व युद्ध के अंदर इमीडिएटली कन्वर्ट हो सकता था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की घटना, जहां पर जॉन एफ कैनेडी यूएसए का प्रेसिडेंट, रशिया यूएसएसआर के प्रेसिडेंट को फोन करता है, निकिता क्रुश्चेव को, ये जो तुम शिप भर भर कर लेकर आ रहे हो, न्यूक्लियर मिसाइल रखवा रहे हो अपने दोस्त के घर में क्यूबा में, इसको वापस ले जाओ, क्योंकि क्यूबा हमसे सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर है। अगर वो फटा तो ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमें भी ले डूबेगी। अगर निकिता क्रुश्चेव मना कर देता, तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहता। लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो उन्होंने छोटे 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 जो युद्ध करे, वही होता है शीत युद्ध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड वॉर, ठंडा युद्ध। अब आपको यहां तक की कहानी तो समझ में आ गई है। चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। अब ये 1939 से 45 तक की तो कहानी करवाई दी है मैंने आपको कंप्लीट। अब चलो हम जन्म लेते हैं साल 1900 में। अब यहां से देखते हैं दूसरा विश्व युद्ध, तो पहले पता है भाई हमें, पहले विश्व युद्ध को समझते हैं। साल 1900 में, अब आपको अच्छा लगेगा, सब कुछ समझ में आएगा। साल 1900 में जो 5 बड़ी यूरोपियन पावर्स थी, ये 2 आर्म्ड कैंप में डिवाइड हो गई थी। एक कैंप के अंदर जो थी, उस ग्रुप का नाम था सेंट्रल पावर्स। कौन कौन आता था इसके अंदर? अब देखो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ठीक है, इस ग्रुप का प्रॉपर तरीके से आगे चलकर जो नाम हुआ, जो कि जर्मनी का लीडर था बिस्मार्क। मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन पेंडिंग है यूपीएससी में। बिस्मार्क के बारे में अभी आप जान नहीं पाओगे, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं, आपको ये कैरेक्टर जिंदगी भर मरते दम तक याद रहे। सेम चीज एक एक स्टेप, मार्क माय वर्ड्स, सेम चीज एक एक स्टेप जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स को जो जोड़ने के लिए करा ना, सेम बिल्कुल डिट्टो कदम से कदम मिलाकर ये बिस्मार्क ने करने की कोशिश करी, एंड बोथ वर सक्सेसफुल। अब यूएसए की आदत है पैरेलल कैरेक्टर्स के बीच में वो करवाने की, डिस्कशन करवाने की, जैसे गांधी अम्बेडकर के बारे में क्वेश्चन पूछा है ना। अभी तक यूपीएससी इस लेवल पर नहीं गया है कि वो इंडियन नेशनल लीडर्स के वर्ल्ड लीडर्स के साथ कंपैरिजन करवाए इन टर्म्स ऑफ देयर आइडियोलॉजी एंड अप्रोच। बिस्मार्क एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर एक लिंक करके क्वेश्चन मेंस के अंदर देखने को मिल सकता है आपको आने वाले सालों के अंदर। इसके लिए लगभग यूपीएससी के कैंडिडेट 12 साल से वेट कर रहे हैं, 12 साल से, अभी तक तो नहीं आया। अब आ सकता है, अब जब भी आएगा तो देखो कब आएगा। इनकेसियां देते फिरोगे आप उस टाइम पर मेरे को, क्या आपने बताया था। मैं ये वाला क्वेश्चन ना विजन भी बहुत बार अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर डाल चुका है, बहुत बार। तो छोड़ो, खैर बिस्मार्क के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉपर तरीके से इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जानते हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ बिस्मार्क इन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली और जर्मनी, इन्होंने क्या बनाया? ट्रिपल अलायंस। अब आप कहोगे सर मैं ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग रख के देख सकता हूं या देख सकती हूं? नहीं यार, ट्रिपल अलायंस के अंदर क्या है, जर्मनी एक कंट्री है। अगर आप देखो बीच में हाइफन लगा हुआ है, उस टाइम पर ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही पार्ट थे, ठीक है। जैसे आप इसको मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हाइफन लगा दो। 1947 से पहले हालांकि 2 नाम यूज नहीं होते थे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को 1947 से पहले मैं एक हाइफन लगा के तो डिनोट कर सकता हूं ना कि एक ही टेरिटरी थे वो। अगर ये 3 पावर्स नहीं होती, 4 होती हैं, ऑस्ट्रिया और हंगरी को मैं कर दूं, तो ट्रिपल अलायंस क्यों नाम होता है इसका? क्वाड्रिलेटरल अलायंस नाम नहीं होता इसका? बताना जरा। वो अलग बात है कि अलग अलग तरीके से ऑपरेट करेंगी ये, वो हम देखेंगे बाद में।
लेकिन अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, 3 कंट्रीज, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली। इनमें से कितनी पावर आपको दिख रही है जो कि सेम ग्रुप का पार्ट होंगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर? अब बता दो जरा। और आप किसी ने गलत आंसर दिया तो बेटा तशरीफ मालूंगा अभी ऑनलाइन। हाँ, ग्रुप का नाम बताओ। एक्सिस अलायंस। हाँ, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइम पर एक्सिस अलायंस का पुराना नाम क्या है अगर मैं बोलूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर? नहीं, अलायंस, अलायंस ट्रिपल अलायंस 1882 में बनी। समझ में आ रहा है सबको? पहले बताओ, यहां पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई है? सर के ऊपर से कोई बात तो नहीं निकली मेरी? इतना समझ गए ना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में मैंने क्यों बता दिया पहले? अब इजी हो गया ना ये टॉपिक, यहां पर समझना। श्रेया समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब क्या था, सवाल ये उठता है, ध्यान से समझना प्लीज मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। बिना इसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझ में नहीं आएगा, आराम से समझो प्लीज ठंडे दिमाग से। जब भी आपको लगे सर रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर दूंगा, बस इवेंट का ट्रैक मत खोना, ठीक है? मैंने आपका जन्म करवाया है साल 1900 से, अब हम इसको आगे लेकर चलेंगे। देखो, यूरोपियन पावर्स के बीच में एक होड़ मची हुई थी, ये तो मैं आपको काफ़ी बार आज की डिस्कशन में बता चुका हूँ, ठीक है? यार कभी आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो अर्शप्रीत के यूरोपियन पावर कभी ग्रुप बनाकर साथ में आएंगी? क्यों आएंगी भाई? एक एक पावर यही तो कोशिश कर रही थी ना कि जितनी ज़्यादा कॉलोनी वो बना सके, इंडिपेंडेंट रूप से बना सके। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको ये बताया था, हो सकता है आशुमान जिन एरियाज़ के ऊपर बेस में आपने कब्जा कर रखा है वहाँ पर वो रिसोर्स थे तो जो कि मुझे चाहिए हो, और मैं फिर आपसे लड़ूँ। लड़ने के चक्कर में मैं अपने और मैन पावर और रिसोर्स पावर को मैं वेस्ट कर दूं आपसे लड़ने के चक्कर में। हो सकता नहीं? तो लाइक माइंडेड ग्रुप्स ने अपने रिसोर्सेज के लिए, अब रिसोर्सेज क्या, मतलब कॉलोनी से, ये कोई ऐसा तो है नहीं अपने लॉन्डो की शादी करवाने जा रहे हैं उस कंट्री की बेटियों से, है ना? रिसोर्सेज तो चाहिए ना इन्हें। अब क्या है, इन्होंने अलायंस बनाना जो शुरू करे वो इसलिए शुरू करे कि कल को अगर कुछ भी होता है, रिसोर्स अगर चाहिए पड़ते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कोई और कंट्री अगर मुझ पर अटैक करती है तो अब तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मेरी हेल्प करना, तुम आर्मी भेजना, और हम एक दूसरे के साथ मरते दम तक साथ रहेंगे। अब यही अंडरस्टैंडिंग आगे चलकर प्रमोट होती है। अलायंसेस बनने के पीछे सबसे मुख्य कारण यही होता है, आइडियोलॉजी ऑफ हेल्पिंग ईच अदर। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया, याद रखना ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है और अपने आप में कंट्री है, वो बहुत दूर है और ऑस्ट्रिया बहुत दूर है, और कोई सिमिलरिटीज नहीं है दोनों में। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के बारे में सब लोग जानते हो? बिना शर्मिंदगी के एक बार मुझे बता दो कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया एक नहीं होता, ये पता है? चलो शुक्र है भगवान तू है, ठीक है? तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है, ये समझौता हुआ दैट दे वुड हेल्प ईच अदर। अब जो सामने एक और कैंप बना इनके सामने, वो कैंप शुरू में स्थापित करा किसने? फ्रांस ने और रशिया ने। बुक वाले भी वैसे गलत लिख देते हैं, लेकिन ठीक है, आप लिख सकते हो जब वर्ल्ड वॉर के क्वेश्चंस को डिनोट कर रहे हो। रशिया तो रशिया भी बना ही नहीं है, पहली बात है। क्या नाम यूज होता था? अर्स्टवाइल यूएसएसआर, है ना, या यूएसएसआर सिंपली। यानी कि अभी आपको क्या कैंप दिख रहा है सामने? नाम अभी देख लेंगे, डोंट वरी। एक आपको कैंप दिख रहा है ट्रिपल अलायंस का, जिसके अंदर कौन कौन है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। सामने अभी किसने अलायंस बनाया इनके? मतलब कैंप बनाए, सॉरी, अभी अलायंस बनेगा। कौन, किसने समझौता करा है? फ्रांस एंड रशिया ने। क्यों करा? क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने क्या समझौता कर रखा है आपस में कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे, और यहां पर एक दूसरे की मदद कौन करेगा इनके सामने? रशिया और फ्रांस। इन्होंने अलायंस अपनी फॉर्म करी, उन्होंने कब करी थी ट्रिपल अलायंस? 1882 में, है ना? इन्होंने अपनी अलायंस फॉर्म करी 1894 में, विद द प्रॉमिस ऑफ म्यूचुअल हेल्प
अगर जर्मनी इनमें से किसी एक के ऊपर भी अटैक करता है, नेटो की बेसिक आइडियोलॉजी याद है श्रेया? अटैक ऑन एनी वन कंट्री वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। क्यों मयूर? इसमें है ना? तो अलायंस वॉज फॉर्म्ड इन 1894, यानी कि कितने साल बाद बना ये फ्रांस और रशिया का ग्रुप ट्रिपल अलायंस के बाद? 1882 से 1894 की जर्नी 12 साल। ठीक है, किस प्रॉमिस पर बना? कौन सी कंट्री? ऑस्ट्रिया अटैक करती है तब हेल्प करेंगे कि जर्मनी अटैक करती है? जर्मनी। ठीक है, क्योंकि मेन खतरा इनको जर्मनी से ही था, या फिर मेन जो इनका सपना था ना कॉलोनी बनाने का, उसमें अड़ंगे कोई पैदा कर सकता है तो जर्मनी कर सकती है। लेकिन अब तो देखो अलायंस बन गई है, तो ऐसा भी नहीं है कि ऑस्ट्रिया अगर अटैक कर देगा तब हेल्प नहीं करेगी दूसरे की, लेकिन जर्मनी वॉज द मेन थ्रेट फॉर बोथ ऑफ देम, राइट? अब ना ब्रिटेन ये सब घटनाक्रम देख रहा था, ध्यान से समझना, अब इवेंट इंटरेस्टिंग हुआ आपके लिए। ब्रिटेन कह रहा मुझे भी कोई ले लो यार। ब्रिटेन, क्योंकि आपको पता ना शुरू से ही मूछों का ताप ब्रिटेन के ऊपर, ग्रेट ब्रिटेन, है ना? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे यहाँ शुरू हुआ, हमारे यहाँ जीसस क्राइस्ट की कृपा हुई, सारे मैन विद इन्वेंशन एंड इनोवेशन हमारे देश में आए, पैदा हुए। ब्रिटेन ये सब देख रहा था और ब्रिटेन को लगा कि हम वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर आइसोलेटेड होकर रह जाएंगे। तो ब्रिटेन वांटेड टू ब्रेक हर आइसोलेशन एंड इट अप्रोच जर्मनी। 2 बार इसने जर्मनी को अप्रोच करा, मुझे अपने ग्रुप में ले लो, मुझे अपने ग्रुप में ले लो। जर्मनी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो ब्रिटेन का एफर्ट जो था ये बेकार हो गया। जैसे बचपन में हम लोग गली में खेलते थे तो कोई कहता था ना जैसे हमसे कि हमारे अपने ग्रुप में ले लो, वो ले लो, तो हम कहते थे नहीं भाई हमारा इतने का ही ग्रुप है ना, हम तो नहीं लेते किसी को, हम आपस में ही खेलते हैं। तो वो पर्सन भी 2-4 बार मुंह काला करवा के फिर चला जाता था। ब्रिटेन भी गया जर्मनी वाले ग्रुप में शामिल होने, बट इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। बीएन का मतलब क्या होता है? वेस्ट हो गया ये सब एफर्ट। ठीक है, अब आपको पता है एक पावर को हमें भूलना नहीं चाहिए, जापान। इस टाइम पर जितने भी पावर्स हैं, यूरोपियन पावर्स कुछ भी कर ले, बाप तो एक ही है ना, रशिया की एक पावर जापान है ना। इसने जिस को नीचा झुकाना चाहा झुका लिया ना, बड़ी बड़ी कंट्रीज को इसने हराया। इसने जिसको धमकी दी कि ये रीजन मुझे वापस करो और मेरे इस रीजन के ऊपर राइट्स को रिकॉग्नाइज करो, उन्होंने करा कि नहीं करा? बताओ, प्रीवियस लेक्चर तक क्या करवाया मैंने? यानी कि दुनिया की सारी कंट्रीज में से सबसे टॉप पर अभी कौन आ रहा था, कौन चल रहा था? वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ बार्गेनिंग पावर, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं कहना चाहिए मुझे, मिलिट्री पावर या वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर उसका दबदबा हो, जापान। एज जापान वॉज इंक्रीजिंगली होस्टाइल टुवर्ड्स रशिया। क्यों? याद है रूसो जापानीज वॉर? याद है रूसो जापानीज वॉर? उसके बाद जापान डिफीटेड रशिया और उसको क्या वापस मिल गया था? अपने पोर्ट आर्थर। अब क्योंकि जापान जो है और रशिया, इनके बीच में नफरत बढ़ती जा रही थी, फ्रांस जो है ये दोस्त बन गया रशिया का। अब फ्रांस और रशिया जब दोस्त बने तो आपको पता है कि वो अलायंस बनवाने के लिए 1894 में रेडी हो गए। रशिया का युद्ध क्योंकि जापान के साथ चल रहा था, तो रशिया को फ्रांस ऑब्जर्व कर रहा था। फ्रांस ने कहा मैं तुम्हें हेल्पिंग हैंड देता हूं, ठीक है। और उस टाइम पर जो अलायंस इन्होंने बनाया था वो इस बात के ऊपर बनाया था कि जर्मनी अगर हम पे ऊपर अटैक करता है तो हम मतलब आपस में दूसरे की मदद करेंगे। अब इनको एक खबर मिली कि जो ब्रिटेन है उसने जर्मनी को 2 बार अप्रोच करा, जर्मनी ने उसे लिया नहीं अपने ट्रिपल अलायंस के कैंप में। अब इन्होंने जर्मनी को, ब्रिटेन ने, आपके मन में आया होगा कि सर जर्मनी को ही क्यों अप्रोच करा, ऑस्ट्रिया हंगरी इटली को क्यों नहीं करा? क्योंकि इस पूरे ग्रुप को कौन लीड कर रहा था? जर्मनी। और जर्मनी का टॉप का लीडर कौन? जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे एफर्ट थे जिसके, बिस्मार्क। बिस्मार्क के बारे में आप लोगों ने कभी पढ़ा है, सुना है वैसे कभी नाम ये?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें भी आप प्रो लेवल के हो जाओगे, थोड़े टाइम बस जुड़े रहो इस सीरीज़ के साथ, वर्ल्ड वॉर वाली, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिपल अलायंस के अंदर सबसे पहले तो ग्रुपिंग से याद रखो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली। इसको दे और बनाया इन्होंने सेंट्रल पावर से थी, ट्रिपल अलायंस बनाया। इसके सामने चलते चलते फ्रांस और रशिया ने ग्रुप बनाया कि जर्मनी अगर हम पे अटैक करते तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। फ्रांस रशिया दोस्त थे, इनको एक खबर मिली कि ब्रिटेन ने जर्मनी को अप्रोच करा 2 बार ट्रिपल अलायंस का पार्ट बनने के लिए। जर्मनी ने कोई आंसर ही नहीं दिया और ब्रिटेन के ये एफर्ट जो थे जर्मनी को अप्रोच करने के वेस्ट हो गए। तो अब इन दोनों ने अपने साथ किसको मिला लिया? ब्रिटेन को। साल 1902 में पहला विश्व शुरू होने में अब कितना साल बाकी है? 12 साल। ये मैं क्यों बता रहा हूं? फ्लैशबैक में लेकर गया हूं ना, जैसे पिक्चरों में नहीं आता 12 years to go, पहली स्ट्राइक होने में इतना समय बाकी है। अब 12 साल में विश्व शुरू होने वाला, लेकिन उससे पहले और कुछ घटनाक्रम देखते हैं। आपको एक चीज याद होगी, जब जर्मनी ने बड़े सारे एरियाज के ऊपर, लाइक चाइना में जो उसने शांतुंग एरिया के ऊपर कब्जा कर रखा था, जापान ने जब जर्मनी के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा था, तो याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि उसने ब्रिटेन ने उसका साथ दिया था। मतलब उसको ये बोला था कि हम कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, ठीक है। यहां पर देखो, जापान एंटर्ड इनटू एन अलायंस विद इंग्लैंड इन 1902 और इट डिमांडेड दैट रशिया शुड विड्रॉ देयर ट्रूप्स फ्रॉम मंचूरिया, राइट। यानी कि ब्रिटेन जो था, इसको अप्रोच करने से पहले ब्रिटेन ऑलरेडी किसका दोस्त था? जापान का। फ्रांस और रशिया किसको मिलाने का सोच रहे हैं अपने ग्रुप में? ब्रिटेन को। ब्रिटेन ने ही जापान की मदद करी थी या अलायंस समझौता करा था किसको भगाने से? मंचूरिया में किसको भगाने से? रशिया को। सोच रहे हो थोड़ी सी खिचड़ी पक रही है अब यहां पर, आराम से समझो। फ्रांस रशिया का दोस्त था, दोनों को एक खबर पता लगी कि ब्रिटेन ने किसको अप्रोच करा? जर्मनी को। जर्मनी ने एंट्री दी उसको क्या ट्रिपल अलायंस में? नहीं। जब इन्होंने ब्रिटेन को अप्रोच करा, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, तो इनको एक बात पता लगी कि ब्रिटेन ऑलरेडी किसका दोस्त है? जापान का। जापान की लड़ाई फ्रांस के साथ है, कुछ पास में कुछ हो चुका है? नहीं। लेकिन जापान की लड़ाई रशिया के साथ है? बिल्कुल है। क्या कर चुका है जापान रशिया को? रूसो जापानीज वॉर में हरा चुका है। अब एंग्लो का मतलब क्या होता है? एंग्लो जापानीज अलायंस मतलब किसकी अलायंस? अरे भाई एंग्लो वर्ड का मतलब बताओ यार। एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, क्या होते हैं ये? ब्रिटिश। हाँ, ब्रिटेन और जापान की अलायंस जो थी, इट प्रॉम्प्टेड फ्रांस टू सीक एन अलायंस विद ब्रिटेन। इन्होंने फ्रांस ने ये देखा कि अगर जापान और ब्रिटेन मिलकर काम कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं भी ब्रिटेन के साथ एक समझौता का हाथ बढ़ाता हूँ और उसके साथ अलायंस बनाने को तैयार हूँ, ताकि हमारे बीच में जो कॉलोनियल डिस्प्यूट्स हैं मोरक्को और इजिप्ट को लेकर, हम वो रिजॉल्व कर लें और उस रीजन में ब्रिटेन भी फ्री माइंड से रहे, हम भी फ्री माइंड से रहें। अब इसके चलते दोनों के बीच में एक समझौता साइन हुआ जिसको हम लोग कहते हैं एंटेंट कॉर्डियल। उन्नीस 1904 में। कितना टाइम बाकी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में? अब 10 साल।
ये ब्रिटेन के बीच में और फ्रांस के बीच में। क्या हुआ इसके एग्रीमेंट में? नाम था इसका ये एंटेंट कॉर्डियल, जिसको कई लोग एंटेंट कॉर्डियले भी बोलते हैं। फ्रेंच वर्ड है इसके अंदर शामिल, ठीक है। क्या हुआ, क्या एग्रीमेंट पहले समझते हैं। इन रिटर्न फॉर लेटिंग द फ्रेंच हैव अ फ्री हैंड इन मोरक्को, इस एग्रीमेंट में ये बोला गया फ्रेंच या फ्रांस कंट्री जैसे मर्जी चाहे मोरक्को में ऑपरेट कर सकती है, हम उसको खुली छूट दे रहे हैं। बदले में फ्रांस को ये एग्री करना पड़ेगा कि ब्रिटिश का पूरा पूरा कब्जा होगा ओवर इजिप्ट। कॉलोनियल डिस्प्यूट शांत हुआ इससे, बताओ। है ना, लड़ाई किसके ऊपर थी, मतलब कॉलोनियल डिस्प्यूट किसका, मोरक्को और इजिप्ट के ऊपर। तो मोरक्को किसने रख लिया? फ्रांस ने। इजिप्ट किसने रख लिया? ब्रिटेन ने। अब जो मोरक्को है उसके ऊपर ब्रिटेन नजरें जमा सकता है अपनी? नहीं। इजिप्ट के ऊपर फ्रांस नजरें जमा सकता है अपनी? नहीं। उसके बाद अब देखो, लड़ाई थोड़ी सी शांत होती है। लड़ाई डायरेक्टली तो कुछ थी नहीं ब्रिटेन और रशिया के बीच में। मैं लड़ाई शांत होने की बात मतलब इसको कह रहा हूं, बस रशिया को एक चीज का बुरा लगा था। क्या? कि तुम मतलब ब्रिटेन की हरकत का, क्या कि तुमने जापान को साथ नहीं दिया उसका, लेकिन तुम चुप बैठे रहे। किस टाइम पर? 1904 में, जब उसने हमें मंचूरिया से जाने को बोला, राइट। और उसने जब हमसे रूसो जापानीज वॉर लड़ा, है ना। ब्रिटेन ने एक एग्रीमेंट साइन करा रशिया के साथ ओवर पर्शिया। पर्शिया का आज के टाइम में नाम क्या है? ईरान, अफगानिस्तान और तिब्बत रीजन के ऊपर। यानी कि मैं इस पूरे रीजन को क्या मान लूं? कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर? वेरी गुड। ये एग्रीमेंट साइन करा। अब साफ तौर से जापान तो कहीं नहीं दिखा, लेकिन ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और रशिया ने ट्रिपल अलायंस के सामने अपना ग्रुप बना लिया, जिसका नाम उन्होंने रखा ट्रिपल एंटेंट। और ये टर्म इनके पास कहां से आया एंटेंट? ये जो एंटेंट कॉर्डियल साइन हुआ था इससे। यानी कि अगर मुझे बोलना हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इनमें से कौन सी कंट्री कॉमन है फॉर एलिड पावर? तीनों ही है, तीनों ही है। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो एलिड पावर थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, इसका नाम क्या है? ट्रिपल एंटेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो एक्सेस पावर थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, इसका नाम क्या है? ट्रिपल अलायंस। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। लोग 3-4 साल लगाते थे यूपीएससी की प्रिपरेशन में, उनको आज तक नहीं पता एलिड पावर, एक्सेस पावर, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट। श्रेया, समझ में आया? यहां तक आप सबको बात क्लियर हुई? पहले बताओ अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला? अभी जापान को तो इन्होंने नहीं शामिल करा, जैसा कि दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे फ्रांस और रशिया ब्रिटेन की तरफ, तो उसको शामिल कर लिया। ब्रिटेन अगर चाहता तो किसका पार्ट बन सकता था अगर साथ उसको मिलता तो? ट्रिपल अलायंस। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने क्या करा था, किसको अप्रोच करा था 2 बार? जर्मनी को। लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स दिया क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब तीनों के अंदर कितने कितनी कंट्रीज दिख रही हैं? नाम से ही पता लग जाए। देखो ये तो बहुत यार बेवकूफ़ वाली चीज़ है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि कभी कभार ऐसे चीज़ें वर्क नहीं करती थी, अभी इसके अंदर और कंट्री जुड़ेंगी तो
अभी मैं राज खोलना नहीं चाहता, लेकिन क्या पता कि अगर कंट्री बढ़ जाए ट्रिपल एंडेंट के अंदर, यूएसए शामिल हो जाए, तो उसका नाम ट्रिपल ना होकर कुछ और हो जाए, या तब भी इसको ये बोलते रहे। लेकिन जब ओरिजिनली जब नाम में ट्रिपल अलायंस है तो 3 कंट्री वहाँ हैं। कौन कौन सी हैं वहाँ की 3 कंट्री? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली। जापान है क्या? नहीं। ट्रिपल एंटेंट के अंदर कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। जापान है क्या? यूएसए है अभी? नहीं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतने ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और अब इसका एक नया अस्तित्व जानेंगे हम लोग, एक नया फेज जानेंगे, जिसमें अब ये नेशंस जो ग्रुप एक साथ आके ग्रुप बना लिए इन्होंने, अब ये अपनी देशभक्ति की भावना को एग्रेसिव वे में कैसे लेकर जाएंगे, वॉलेंट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म कैसे दिखाएंगे, जिसके चक्कर में अब ये एक दूसरे से भिड़ेंगे ओवर कैप्चरिंग ऑफ कॉलोनीज। लेकिन अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।